अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर परक्विजिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से परक्विजिट्स हैं। एक बात और मैं फिर से रिपीट करूंगा इसके अंदर कि इनकम टैक्स के अंदर तीन आपके पास है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन तीनों के अंदर जो थोड़ा सा मुश्किल या थोड़ा सा लेंदी मैं कहूँगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। और इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर भी जो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, या कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि जो याद करने वाली हैं, जो आपने याद रखने जो प्रोविजन, वो चार हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन वाला है, इसको मार्क कर लीजिएगा अपने पास, ये आपने याद रखना है थोड़ा सा। ऐसे ही जो इंटरेस्ट फ्री लोन या लो इंटरेस्ट रेट है, इसको आपने याद रखना है। इसी तरीके से आपके पास जो मोटर कार से रिलेटेड जो प्रोविजन है, ये आपने याद रखना है थोड़ा सा। इसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड, अगर आप इन तमाम प्रोविजन को अपने पास एक अलग से नोट में लिख लें ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो, तो और अच्छा हो जाएगा। और एक है आपके पास हाउस रेंट अलाउंस वाला, ये आप अगर याद कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर और कोई चीज़ भी है। चलें, इसके अलावा अब आए ज़रा देखते हैं एक और हेडिंग है, इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। यानी कि ये वो बातें देखने जा रहे हैं कि ये आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएँगी। इसको आप अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एम्प्लॉयर आपको चाय, कॉफ़ी या इसी तरीके से आपको जो है वो रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, कोई खाना या कोई लंच आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब ऐसा नहीं है कि ₹30 की चाय आपने पी, तो ₹30 भी आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दी जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं है। So tea, coffee, or other similar refreshment provided by the employer to employee at business premises during course of the work is not treated as perquisite. फिर इसके बाद कह रहा है any amount reimbursed by the employer for the expenditure that was on behalf of the employer in performance of duty। क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो प्रिंटर था, वो आपने सदर में डिलीवर करना था। अब जब प्रिंटर आपने सदर में डिलीवर किया और उसको रिपेयर करवाया, और रिपेयर करवाने के साथ साथ आपने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आपने अपनी जेब से दी। ऐसे ही रिपेयर की कॉस्ट भी आप अपनी जेब से दी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आपने अपनी जेब से दी। टोटल खर्चा हो गया लेट्स से ये 10,000 का। अब ये 10,000 का खर्चा हुआ, एम्प्लॉयर ने आपको ये 10,000 वापस कर दिए। एम्प्लॉयर ने 10,000 ये आपको दे दिए। अब एक सवाल है कि क्या आपको कोई खुशी हो रही है? ऑब्वियसली नॉट, कोई खुशी नहीं हो रही। क्यों? सर क्योंकि ये जो 10,000 है, ये तो मैंने कंपनी के लिए खर्चा किया था, और जो कंपनी के लिए मैंने खर्चा किया था वो मुझे वापस कर दिया गया। तो इट मीन्स दैट अमाउंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम। तो याद रहे, कोई भी ऑफिशियल पर्पस के लिए आपने कोई काम किया था और वो अमाउंट आपको अगर रीइंबर्स की जा रही है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम। यानी कि एन अमाउंट रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एक्सपेंडिचर दैट वाज इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, कि आपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे वो खर्चा किया था ड्यूटी को पूरा करने के लिए। तो कह रहा है कि ये आपके पास जो है वो टैक्सेबल इनकम में कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इफ चिल्ड्रंस एजुकेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द एम्प्लॉयर, ये प्रोविजन हमने ऊपर भी देखा था, इससे मिलता जुलता, कि अगर आपको फिक्स एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है तो वो टैक्सेबल इनकम में आएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर का अपना एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर आपने बच्चे का एडमिशन कराया गया, तो अब उस बच्चे की अगर फीस है 15,000 रुपए, तो क्या वो 15,000 टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करेंगे? नहीं, वो इंक्लूड नहीं होगी। अलाउंस मिल रहा है तो इंक्लूड होगा, लेकिन अगर ये एम्प्लॉयर के स्कूल में ही बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इफ चिल्ड्रंस एजुकेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट देन इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, अगर आप खेती बाड़ी से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, उसको टैक्सेबल इनकम में नहीं लिया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद फ्रॉम टैक्सेबल इनकम ज़कात डोनेशन व्हिच इज पेड इज डिडक्टेड। यानी कि टैक्सेबल इनकम से आप क्या कर रहे हैं, ज़कात और डोनेशन को क्या कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, व्हिच इज डिडक्टेड। अच्छा, ये क्या है, ये भी इंशाल्लाह आगे चल के हम देखते हैं। इसके बाद 2 हेडिंग्स आ रही हैं, एक डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम है और एक टैक्स क्रेडिट है। ये दोनों चीज़ें क्या है, ये इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ ये दोनों चीज़ें क्या हैं। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हो गया। एज़ वी रिमेंबर कि हमें करना क्या था, हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना था। इनकम टैक्स किसका कैलकुलेट करना था, रेज़िडेंट इंडिविजुअल का कैलकुलेट करना था। यानी कि इनकम टैक्स किसका कैलकुलेट करना था, रेज़िडेंट इंडिविजुअल का कैलकुलेट करना था। और रेज़िडेंट इंडिविजुअल जो है वो 5 तरीके से, यानी कि 5 हेड्स ऑफ इनकम थे इसके। 5 हेड्स ऑफ इनकम से जो है वो इनकम अर्न कर सकता था, जिसमें से हमने एक देख लिया है, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा अब हम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर बहुत सारे थे, आपने देखा बेसिक सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, ग्रेच्युटी फंड है, मोटर कार है, मेडिकल है, और इसी तरीके से आपके पास जो है वो गार्डनर सैलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज़ वेरी सिंपल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिर्फ 3 तरह की इनकम हमारे पास यहाँ पर आएँगी। नंबर 1, पहली जो आपके पास यहाँ पर आएगी, रेंटल इनकम, कि अगर कोई बिल्डिंग है आपकी ओन प्रॉपर्टी, आई रिपीट, अगर कोई आपकी ओन प्रॉपर्टी है, वो ओन प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दे दी है, तो उस प्रॉपर्टी का जो रेंट होगा, वो रेंटल इनकम विल बी इंक्लूडेड इन योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि टैक्सेबल इनकम में बन जाएगा, टैक्सेबल इनकम के अंदर आएगा। और दूसरी चीज क्या है आपके पास, दूसरी चीज है दैट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट,
बाज़ औक़ात होता ही है कि आप जब कोई जगह किराए पे देते हैं, तो उसका आप कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉज़िट लेते हैं। नॉर्मली 6 महीने का रेंट ले लिया आपने, यानी कि उसका जो बेंचमार्क होता है, वो मंथ ऑफ रेंट पे होता है, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट होता है उसके अंदर। तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है वो आपके पास लिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉज़िट लिया हुआ है। तो वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा, लेकिन उसके लिए एक रूल है जो इनकम टैक्स ने बताया है क्या, कि जो भी सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपको मिलता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉज़िट मिला है, तो ये पूरा 1 लाख रुपए आपके टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये इस साल जो है वो डिवाइडेड बाय 10 करके किया जाएगा। यानी कि ये जो 10 है दैट इज़ स्टैंडर्ड, ये बेसिक है। ये बेसिक है, स्टैंडर्ड है, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। ठीक है? यानी कि जो भी सिक्योरिटी डिपॉज़िट होगा, स्टैंडर्ड है, ये फिक्स है। यानी कि अगर 2 लाख का डिपॉज़िट होगा, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो जो भी अमाउंट आएगी, वो अमाउंट आप सिक्योरिटी डिपॉज़िट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 10, ये जो 10 है दैट इज़ द डिनोमिनेटर, ये स्टैंडर्ड है, ये फिक्स है। यानी कि अगर 3 लाख है, 3 लाख का सिक्योरिटी डिपॉज़िट लिया तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 30,000 की अमाउंट जो है आप टैक्सेबल इनकम में पार्ट बनाएँगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में। इसी तरीके से तीसरी जो चीज़ है यहाँ पे वो क्या है? वो है आपके पास फॉरफिटेड अमाउंट। फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड अमाउंट किसको कहते हैं? ज़ब्त करने को कहते हैं फॉरफिटेड अमाउंट। आपने लेट्स से एक प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी को सेल करने का आपने एग्रीमेंट किया। आपने कहा कि मैं प्रॉपर्टी बेचूँगा, सेल करूँगा, एग्रीमेंट। अच्छा, आपने एग्रीमेंट फाइनलाइज़ कर लिया, सब चीज़ें हो गई इसके अंदर। पार्टी ने आपको सामने से एग्रीमेंट जब साइन हो गया, तो पार्टी ने सामने से आपको 5 लाख रुपए का टोकन मनी दे दिया। टोकन क्या होता है? नॉर्मली एडवांस होता है। ठीक है? एडवांस होता है, इसको टोकन मनी कह लें इसके अंदर। ठीक है? टोकन बयान है जिसको नॉर्मली कहा जाता है। टोकन मनी, एडवांस आपको दे दिया। अब बाद में वो पार्टी कह रही है कि यार मुझे घर नहीं खरीदना, मैं ये घर नहीं खरीदना चाहता हूँ, तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 5 लाख रुपए का टोकन या एडवांस आपने लिया है, ये अब जो आपने एडवांस दिया है, ये आप कर लेते हैं फॉरफीट, ये ज़ब्त कर लिया जाता है। नॉर्मली मार्केट का ट्रेंड यही है कि अगर आपने जो है वो बयान यानी कि आपने एग्रीमेंट अगर पूरा नहीं किया, तो जो टोकन, जो बयान आपने दिया है, वो फॉरफीट कर लिया जाएगा। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किया है, तो पेनल्टी तो लगनी है। तो 5 लाख रुपए आपने क्या कर लिया? फॉरफीट। अब जैसे ही आपने ये फॉरफीट कर लिए, इनकम फ्रॉम आपको खुशी हुई, ऐसे ही है, घर बिका नहीं और पैसे आ गए, ऐसे ही है। और बेचना भी नहीं, जैसे ही आपको खुशी हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आके कहेगा कि यार ये अमाउंट जो है ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगी। इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी? नहीं। कहाँ पर आएगी सर? ये आएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। याद रहे, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या आएगी? एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एनी अंडर अंडर द अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई भी अमाउंट जो आपको रिसीव हो रही है, कैसे रिसीव हो रही है? अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर रिसीव हो रही है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ तक क्लियर? तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में है ही सिर्फ 3 चीज़ें, इसके अंदर ज़्यादा चिक-चिक नहीं है। हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास सिर्फ 3 ही चीज़ें आपके पास कंसिडर की जाएँगी। आइए ज़रा देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज़ अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या है? ये आगे चल के इंशाल्लाह मैं समझाऊँगा। एंड इज़ टैक्स्ड विद डिफरेंट रेट्स, यानी कि इसका तो मैं हिंट तो दे दिया कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मतलब ये है कि इसके ऊपर टैक्स रेट डिफरेंट है। खैर, अभी हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करना नहीं सीख रहे, हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अदर इनकम आर चार्ज्ड अंडर विद द कॉमन इनकम टैक्स स्लैब रेट। खैर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंक्लूड्स रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज चार्जेबल टू टैक्स, जो भी रेंट रिसीव हुआ है। अमाउंट रिसीव्ड इज कंपेयर्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट व्हिचएवर इज हायर इज टैक्सेबल। याद रहे, नॉर्मली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी अगर रेंट आपके पास नॉर्मली एग्जामिनर देता है, लेकिन अगर वो बदतमीजी करे कि रेंट चार्ज क्या है 5 लाख रुपए, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट जो चल रही है वो चल रही है 6 लाख रुपए, तो उसका मतलब मैं हायर ऑफ लूंगा 6 लाख। लेकिन अगर वो कह देता है कि फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख, यानी कि अगर वो आपसे कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट है 5 लाख, लेकिन जो रेंट चार्ज किया है वो चार्ज किया है आपके पास 6 लाख। रेंट चार्ज किया कितना? 6 लाख। तो मैं कौन सा लूँगा? हायर ऑफ लूँगा। इसी तरीके एग्जांपल चेंज करता हूँ। अगर वो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट है 4 लाख, लेकिन हमने जो रेंट चार्ज किया है वो हमने किया है 2 लाख। तो अब क्या रेंट चार्ज लेंगे? नहीं, व्हिचएवर इज़ हायर, तो फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करेंगे, व्हिचएवर इज़ हायर। Any token money or forfeited amount is received is chargeable to tax. For example, any advance is received for the sale of property and subsequently such property was not and such contract was not executed, then this token money is chargeable to tax. If the owner receives any non-adjustable security deposit or advance from the tenant for the rent payable, then the amount so received is chargeable to tax is equal to the proportion in 10 years. Normally हम इसको क्या करेंगे? 10 years से divide करेंगे. Whatever the amount is, always divided by 10. तो ये income from property के कुछ rules थे जो हमें consider करने हैं while calculating the इनकम टैक्स या टैक्सेबल इनकम, नॉर्मली मैं कहूँगा अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, फिर कह रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब क्या है? कि वो इनकम जो ना सैलरी में आ रही है ना प्रॉपर्टी में, वो कहाँ पर आ जाएगी? वो अदर सोर्सेज में आ जाएगी। अच्छा, अब जो अदर सोर्सेज में आएगी उसके अंदर क्या है? नंबर वन, डिविडेंड इनकम। याद रहे,
अगर आपने कोई डिविडेंड इनकम अर्न की है, यानी कि आपको शेयर्स के ऊपर कोई डिविडेंड वगैरह मिला है, तो डिविडेंड इनकम, ये आगे जो लाइन लिखी हुई है इसको भी इग्नोर कर दे फिलहाल। ये क्या है ये बाद में समझाऊंगा मैं, इसको भी इग्नोर कर दे। अभी सिर्फ क्या है, डिविडेंड इनकम दैट विल बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मत लेना, कहाँ लेना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। रेंट फ्रॉम द सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, क्या मतलब, देखिए मैंने भी एक बात सही आपसे कि अगर ओन प्रॉपर्टी है वो आपने रेंट पे दी है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी ली, आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, आपने एक प्रॉपर्टी किस पे ली है, रेंट पे ली, आपने एक रेंट पे ली प्रॉपर्टी, आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको इंस्टेड ऑफ क्या उसको यूज करते, आपने उसको सबलेट कर दिया, सबलेट कर दिया, या इसको नॉर्मली कहते हैं सब रेंट कर दिया, आपने उसको आगे रेंट पे चढ़ा दिया। अब गौर से सुनिएगा, आपने जो रेंट पे ली थी, आपने इसका रेंट पे करना था 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए रेंट पे करना था। अब जब आपने उसको सबलेट कर दिया, आपका नीमन वाला दिमाग चला, आपने उसको 6 लाख पर रेंट पे कर दिया। तो उसका मतलब पहली बात कि ये जो रेंट आपको मिल रहा है, ये जो आपको रेंट मिल रहा है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जाएगा कहां पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर जाएगा। तो उसका मतलब एनी रेंट रिसीव फ्रॉम द सबलेट, सबलेट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपने प्रॉपर्टी को सबलेट करके, यानी कि सब रेंट करके अगर इनकम अर्न कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बन जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको यहाँ पर खुशी कितने की हो रही है, ये बताएं जरा, थोड़ा सा सोचें। सर मुझे 6 लाख का रेंट मिला, क्या 6 लाख की खुशी भी है? नहीं सर, 6 लाख का रेंट मिला है लेकिन मुझे भी तो 5 लाख का रेंट पे करना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट इंक्लूड करेंगे सर, 1 लाख का अमाउंट इंक्लूड करेंगे। क्या ये बात समझ आती है इसके अंदर? तो उसका मतलब ये है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जब मैं सबलेट कर रहा हूँ, तो सबलेट जब कर रहा हूँ तो उसका मतलब कितना अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड करूंगा, 1 लाख, जितने की आपको खुशी भी है। आपको 6 लाख पे खुशी नहीं हो रही, बल्कि खुशी कितने पे हो रही है, 1 लाख पे हो रही है। क्यों? क्योंकि 5 लाख तो आपने वैसे खर्च करने हैं। तो उसका मतलब ये है कि, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेंट फ्रॉम सबलीज एंड लैंड ऑफ लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग का जो भी रेंट आपको मिल रहा है, लेकिन कौन सा मिल, सब लैंड, तो वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। लेकिन अपने पास लिख लीजिएगा कि नेट ऑफ वो क्या आएगा, जितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम, बैंक से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद द प्लांट एंड मशीनरी, ये बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, आगे ब्रैकेट में लिख दें फैक्ट्री। ये अगर ओन प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी में क्या, घर है, बंगला है, या बैंगलो है आपके पास, जो भी आपके पास है, अगर घर है, फ्लैट है, बैंगलो है, वो अगर आप रेंट पे दे रहे हैं, ओन प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई फैक्ट्री, यानी कि बिल्डिंग अलोंग विद द प्लांट एंड मशीन, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट्री अगर आपने रेंट पे दी है तो वो इनकम फ्रॉम, ऑल्दो ये ओन फैक्ट्री होगी, लेकिन ओन फैक्ट्री अगर आपने रेंट पे दी है तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलें, इसके बाद क्या है, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड। नॉर्मली प्राइस बॉन्ड होते हैं 1000 वाला, 1500 वाला, 2000 वाला, ये इस तरह के प्राइस बॉन्ड होते हैं। ये भी क्या है, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। सर ये आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, इसको भी हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। इसी प्राइस ऑन क्रॉसवर्ड पजल, अखबार न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर क्रॉसवर्ड पजल होते हैं, अगर आपको सॉल्व करें और जीत जाते हैं आप, फर्स्ट प्राइज मिलता है, तो उस पर आपको इनाम नॉर्मली मिलता है। तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अगर आपको इनामात वगैरह मिल रहे हैं तो। इसी तरीके से लेफल लॉटरी, अगर लॉटरी वगैरह आपको लगी है, या इसी तरीके से कोई आप जीतो पाकिस्तान में गए थे, वहां से अगर आपको कोई चीज मिली है, तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास जो है प्राइस ऑन विनिंग और क्विज और प्राइस ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्स। तो अगर आपको कोई भी इस तरह की जो प्राइसेस वगैरह मिले हैं, तो ये भी क्या है, ये भी आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी, एंड दैट विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके ऊपर जो टैक्स रेट दिया हुआ है, ये भी आप इग्नोर करें भी फिलहाल, ये आगे चल के बताता हूँ क्या है ये। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं, एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री फ्रॉम रिलेटिव लिविंग अब्रॉड। अगर भाई है, कोई कजन है, कोई पेरेंट्स आपके, अगर वो आपको बाहर से कोई अमाउंट भेज रहे हैं, दुबई से या यूएई से अगर आपके पास कोई अमाउंट आ रही है, तो ये जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस है, दैट विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी तरीके से कह रहा है, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, बट दैट इज एग्जाम्प्ट। आपको किसी ने गिफ्ट वगैरह दिए हैं, तो दैट इज आल्सो एग्जाम्प्ट। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखेंगे जरूर, लेकिन हम उसको एग्जाम कंसिडर करेंगे। सो दीज वर दी रूल्स, बस ये रूल्स आपने याद रखने हैं। और इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली पास होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद ये इंशाल्लाह रूल्स भी अप्लाई होते रहेंगे और याद भी होते रहेंगे। तो 3 हेड्स हैं, हमने तीनों हेड्स के रूल्स को डिस्कस किया, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर ये जो नेक्स्ट पेज पे टेबल आ रहा है, ये क्या है, ये इतना लंबा चौड़ा टेबल, इसको इंशाल्लाह आखिर में देखते हैं जरा, जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। दूसरा टेबल आ रहा है, ये भी मैं इसका पर्पस बताऊंगा। फिलहाल अभी हम मूव करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है, इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से भी ट्राई कर सकेंगे, मैं थोड़ा सा मुश्किल वाला करवाता हूँ, एंड देन फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकेंगे। तो अब प्रैक्टिस सेशन हमें करने सिर्फ, अब जितनी भी थ्योरी पढ़नी थी वो रिकॉल भी होती चली जाएगी, और इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे।
चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 की हमें प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहले तो एक काम अपने सबसे पहले एक्टिविटी जो आपने करनी होगी वो ये कि आपने क्वेश्चन के अंदर आपने जो है वो सबसे पहले हाइलाइट करना है कि मेरे पास जितनी भी इनकम उसकी गिवन है वो कौन से हेड में आएगी, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसकी मैं आपको बेसिक गाइडलाइन मैं पहले भी दे चुका हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि वो इनकम जो अंडर द एम्प्लॉयमेंट मिले वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आएगी। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तो है ही तीन चीजें, रेंटल इनकम है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है और फॉरफिटेड अमाउंट है। और इसी तरीके से आपके पास जो बाकी इनकम बच गई जैसे डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, रेंट फ्रॉम सब लीज है, ये तमाम चीजें कहाँ पर आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो आई होप इतना ज्यादा इशू नहीं होगा। चलिए खैर, अभी फिलहाल हम क्वेश्चन देखते हैं जरा। बिलावल हुसैन जरदारी इज एम्प्लॉयड इन अ रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और याद रहे मुझे जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है वो मुझे इंडिविजुअल का करना है, कंपनी का नहीं करना। यानी कि बिलावल हुसैन जरदारी जो है मुझे इसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, कंपनी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुझे जो है वो इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, मुझे रेजिडेंट इंडिविजुअल का कैलकुलेट करना है। चलें आगे क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज अ पर्टिकुलर फॉर टैक्स ईयर 2013 ईयर एंडेड इज एज फॉलोज। अब इसकी कुछ पर्टिकुलर्स बता रहा है। कह रहा है पे यानी कि बेसिक पे है 90,000 पर मंथ इन द पे स्केल ऑफ। ये पे स्केल क्या है, मैंने आपको समझाया था कि ये पे स्केल के अंदर जो पहला स्लैब है, ये जो पहला आपके पास पॉइंट है, ये एमटीएस बताता है। और ये कब काम आता है, सिर्फ एक क्लॉज के अंदर काम आएगा, कब, जब आपके पास हाउस एकोमोडेशन होगी। यानी कि हाउस एकोमोडेशन का केस अगर होगा, देखिए प्रोविजन इंशाल्लाह हम बार बार रिकॉल करते रहेंगे ना, तो खुद ब खुद जो है वो आपको और कंफर्ट जोन आता रहेगा, याद भी हो जाएंगी चीजें। मैं आपको साथ साथ दिखाता भी रहता हूँ कि हाउस एकोमोडेशन का हमने प्रोविजन देखा था, कहाँ है हाउस एकोमोडेशन का प्रोविजन, ये रहा। यानी कि हाउस एकोमोडेशन का प्रोविजन क्या था कि आपने जो है वो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन को कंपेयर करना है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन को कंपेयर करना है विद दी 45% ऑफ एमटीएस। तो उसका मतलब इसका जो काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ एमटीएस का काम जो है सिर्फ हाउस एकोमोडेशन के प्रोविजन में आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो ये 50,000 पर मंथ है, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके हम काम में लेंगे। लेकिन खैर अभी आगे चलते हैं जरा। अच्छा, बोनस इक्वल टू 45 डेज बेसिक सैलरी, यानी कि बोनस मिल रहा है 45 डेज के मुताबिक आपको, 45 डेज के इक्विवेलेंट जो है वो आपको बोनस मिल रहा है। इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जा रहा है गिवन टू एम्प्लॉयर। अच्छा, पहली बात मार्क भी करते रहते हैं साथ साथ, ये जो पहला क्लॉज है बेसिक पे, ये कहाँ पर आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आप अपने पास लिखते भी चले जाएं। और बोनस इक्विवेलेंट टू बेसिक सैलरी, ये भी क्या है, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपको 5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, ये भी आपके पास जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा। Employer provided with a driver salary of driver is 25,000 per month, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आएगा। 50% of the utility bills are borne by employer, total utility bills for the tax year is 1,10,000। 50% जो है वो एम्प्लॉयर बियर करेगा, बाकी का 50% एम्प्लॉई इटसेल्फ बियर करेगा। लेकिन हमें कौन सा वाले लेना है जिसमें खुशी हो रही है, खुशी किस पे हो रही है, एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन पे। इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस इज प्रोवाइडेड एट 5,000 पर मंथ, मेडिकल अलाउंस का प्रोविजन है। और employer provided a TV with a cost of 90,000, employer depreciate it at 10% straight line method। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 इनकम आपके पास गिवन है और ये सातों के साथ जो है इनकम फ्रॉम सैलरी की है। ठीक है, जितनी भी इनकम यहाँ पर गिवन है सारी इनकम फ्रॉम सैलरी की है। फिलहाल इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेस नहीं है। चले परफेक्ट है। अच्छा, अब इसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा, ये फॉर्मेट आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट में बनाना है। यानी कि सबसे पहले इंडिविजुअल का नाम आएगा, इसी तरीके से रेजिडेंट इंडिविजुअल लिखेंगे, फिर लिखेंगे फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2013। और स्पेसिफिकली आपने टैक्स ईयर बताना है, टैक्स ईयर 2013। फिर इसके बाद आप एडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एंड टैक्सेबल इनकम। अब इसके बाद ये टेबल आपने बनाना है और इसके अंदर ए लिखा है मैंने, ए फॉर एप्पल नहीं, ये ए पहला क्योंकि तीन है ना, ए बी सी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस। फिलहाल अभी हमारे पास एक ही इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ए इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम का कॉलम आएगा और रुपीज का आपने यहाँ पर रॉ बना दी इसके अंदर। अब मुझे करना है क्या, यहाँ पे जो भी इनकम है उन सबको यहाँ पे इंक्लूड करता रहता हूँ। सबसे पहले बेसिक पे दे रहा है, बेसिक पे कितनी दे रहा है, बेसिक पे मुझे एनुअल बेसिस पे सारा काम करना है। बेसिक पे कितना है, 90,000 पर मंथ। पे स्केल को मैं फिलहाल इग्नोर करूंगा, उसको कोई काम नहीं जब तक कि हाउस अकोमोडेशन का प्रोविजन ना आ जाए। 90,000 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स के, 12 मंथ्स का है, तो उसका मतलब 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा, इसके अंदर एक बदतमीजी एग्जामिनर कर सकता है क्या, कि अगर वो कहे कि एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी को, तो उसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 6 महीने की फिर मैं सैलरी लेता हूँ। बात हमारी इसके अंदर, यानी कि उसने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया और 1 जनवरी, तो उसका मतलब ये है कि फिर मैं सैलरी जो है वो पूरे साल की नहीं लेता, बल्कि फिर मैं 6 महीने की लेता। तो वो आपने क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी मेरे पास ऐसा कोई चीज गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं टोटल इनकम, अच्छा टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम इज दी टोटल बेनिफिट एंजॉयड बाय द इंडिविजुअल। यानी कि जो भी इसको टोटल बेनिफिट मिल रहा है वो टोटल इनकम में कंसिडर किया जाएगा। और यही टैक्सेबल इनकम में आ गया। क्यों, क्योंकि बेसिक सैलरी से रिलेटेड कोई रूल्स नहीं थे। जहां रूल्स आएंगे
वहाँ पे टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम में डिफरेंस आ जाएगा। जहाँ कोई रूल नहीं है, सीधा-साधा है, तो उसका मतलब टोटल और टैक्सेबल इनकम सेम चलती रहेगी। खैर, बेसिक पे के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास? सर बेसिक पे के बाद मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है बोनस। बोनस की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी और कोशिश करें कि वर्किंग ज़रूर दिखाएँ। अगर कहीं पे बड़ी वर्किंग है, तो वहाँ पे वर्किंग 1 डाल के आप नेक्स्ट पेज पे उसकी वर्किंग शो कर दें। बोनस, बोनस कितना है? कह रहा है न 45 डेज़ की सैलरी के बराबर। सर ये कैसे निकलेगा? भाई देखिए 90,000 जो है वो पूरे महीने की सैलरी पर मंथ है। आपने डिवाइडेड बाय 30 किया तो 1 महीने की सैलरी आ जाएगी। ऐसा ही है? और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 45 से, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे महीने की सैलरी कितनी। बात समझ आ रही है इसके अंदर? यानी कि 90,000 पर मंथ है। आपने डिवाइडेड बाय 30 कर दिया तो आपके पास 1 दिन की सैलरी आ गई। ऐसे ही ना? पर डे की सैलरी आ गई। आपको 45 डेज़ की सैलरी कैलकुलेट करनी है, यानी कि बोनस जो है वो 45 दिन के बराबर मिल रहा है। तो उसका मतलब है कि 45 डेज़ की सैलरी कितनी हो जाएगी? 90,000 डिवाइडेड बाय 30। इससे क्या हुआ? पर डे की सैलरी आ गई। मल्टीप्लाई बाय 45, तो इससे 45 डेज़ के आगे दैट इज़ 1,35,000 और यही टोटल भी होगी, यही टैक्सेबल इनकम भी होगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्या? दैट इज़ इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन बाय द एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू 5 लाख। इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। देखिए लोन को टैक्सेबल इनकम में नहीं लेना, वो जो इंटरेस्ट पे बचत हो रही है, यानी कि अगर मैं इसका प्रोविज़न आपको रिकॉल कराऊँ थोड़ा-सा, इसमें 2 ऑप्शन है, या तो एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देगा या फिर एम्प्लॉयर आपको लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही मैंने कहा ना 4 प्रोविज़न है जो आपने याद रखने हैं। इसकी ट्रीटमेंट आपने याद रखनी है। इसमें करना क्या आपने? एम्प्लॉयर रेट को कंपेयर करना है किससे? बेंचमार्क रेट से, सिंपल। जब भी इंटरेस्ट फ्री लोन आएगा, इंटरेस्ट सूद से पाक लोन आएगा या लो इंटरेस्ट रेट आएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन आएगा, तो आपने करना क्या है? आपने 2 चीज़ों का कंपैरिज़न करना है। 2 चीज़ों का कंपैरिज़न किसका करना है? नंबर 1 सबसे पहले मैं करूँगा क्या? एम्प्लॉयर रेट। एम्प्लॉयर रेट को कंपेयर करूँगा। एम्प्लॉयर रेट मेरे पास कितना है? सर एम्प्लॉयर रेट मेरे पास यहाँ पर है एम्प्लॉयर रेट कितना है? इंटरेस्ट फ्री, तो उसका मतलब 0% है। और क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कितनी अमाउंट गिवन है देखते हैं लोन की। लोन की जो अमाउंट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज़ लोन के अंदर 5 लाख, 5 लाख की अमाउंट मेरे पास गिवन है, तो 5 लाख। और एम्प्लॉयर का रेट कितना है? दैट इज़ 0%। ऐसे ही एम्प्लॉयर का रेट कितना है? दैट इज़ 0%। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? इसका आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही इसका आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज़ 0। इसी तरीके से और कंपेयर करेंगे किससे? सर कंपेयर करेंगे किससे? इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? बेंचमार्क रेट से। बेंचमार्क रेट, और बेंचमार्क रेट कितना है हमारे पास? सर दैट इज़ 10%, ये फिक्स है। तो उसका मतलब 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? दैट इज़ 5 50,000। 50,000 आपके पास आ गया, ऐसे ही ना? यानी कि डिफरेंस, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? यानी कि एम्प्लॉयर रेट और बेंचमार्क रेट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 50,000। तो 50,000 मैं करूँगा क्या? मैं टैक्सेबल इनकम में लिखूँगा। सो व्हाट अबाउट टोटल इनकम? टोटल इनकम में नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा? देखिए ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये कोई आपको इनकम थोड़ी मिल रही है, ये तो खर्चा है आपका। टैक्स वाला तो अलग ही नज़रिए से देखता है। वो कहता है कि भाई ये तुझे बेनिफिट हुआ है, यानी कि ये तुमने फ़ायदा उठाया है, तो इस फ़ायदे को मैं टैक्सेबल इनकम में लिखूँगा। हालाँकि इनकम यानी कि एम्प्लॉयी अगर हम देखें, तो एम्प्लॉयी क्या अपनी इनकम में इसको इंक्लूड कर रहा होगा? नहीं। तो इसका मतलब टोटल इनकम 0 है और टैक्सेबल इनकम आपके पास क्या आ जाएगी? जो डिफरेंस का अमाउंट होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट इनकम की तरफ चलते हैं। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड अ ड्राइवर सैलरी रुपीज़ 25,000 पर मंथ, परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ड्राइवर सैलरी को भी मैं क्या कर दूँगा? मैं ड्राइवर सैलरी को भी जो है मैं इनकम के पार्ट बना दूँगा। अच्छा ड्राइवर सैलरी कितनी है? दैट इज़ 25,000 पर मंथ। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा एक चीज़ के अंदर यह भी हो सकता है कि ड्राइवर ने 3 महीने की सर्विसेज़ दी है, तो 3 महीने की ले लेता मैं। और दूसरी चीज़ के अंदर कि अगर सिर्फ़ 25,000 लिखा होता, पर मंथ का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, और कहीं पे भी अगर वो आपसे पर मंथ की बात नहीं कर रहा, तो उसका मतलब वो एनुअल है। याद रहे कि कहीं पे भी अगर पर मंथ नहीं लिखा हुआ या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ़ अमाउंट लिखी हुई है, तो उसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट एनुअल है। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास टोटल इनकम में भी आ जाएगा और टैक्सेबल इनकम में भी आ जाएगा। चलिए ड्राइवर सैलरी के बाद आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास 50% ऑफ द यूटिलिटी बिल्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। यूटिलिटी बिल्स,
यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स कितने हैं आपके पास? यूटिलिटी बिल्स आपके पास 1,10,000। अब कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब फॉर द टैक्स ईयर खैर लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन 1,10,000 इसका कितना परसेंट? 50%। इसका 50%, दैट इज 55,000। 55,000 ये आपके पास आ गया, दैट इज द यूटिलिटी बिल्स। चल इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है? इसके बाद आ रहा है आपके पास मेडिकल अलाउंस इज प्रोवाइडेड एट 5,000 पर मंथ। अब मेडिकल अलाउंस से रिलेटेड प्रोविजन को थोड़ा सा याद करें। मेडिकल से रिलेटेड प्रोविजन क्या था कि अगर अलाउंस है, अगर मेडिकल अलाउंस है तो उसका मतलब एग्जाम है, लेकिन कितना एग्जाम है? अप टू द 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो उसका मतलब ये है कि मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस आपके पास कितना मेडिकल अलाउंस आपको दिया जा रहा है? मेडिकल अलाउंस जो आपको दिया जा रहा है वो कितना है आपके पास? मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस आपके पास कितना है? मेडिकल अलाउंस आपके पास कितना? 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 60,000। और कितना एग्जाम्प्ट है? कितना एग्जाम्प्ट है इसके अंदर? उसकी वर्किंग को नीचे कर लेते हैं, चलो। अलाउंस कितना है? 5,000 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 60,000। और एग्जाम कितना है आपके पास? एग्जाम है आपके पास 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा बेसिक सैलरी कितनी है आपके पास? बेसिक सैलरी ऊपर दी हुई है 1,00,000, 10,80,000। 10,80,000 का कितना परसेंट? 10%। 10%, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। एक लाख आठ हजार 1,08,000। तो उसका मतलब मेडिकल अलाउंस कितना है? 60,000 है। और एग्जाम कितना है? 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है? 10,80,000। तो उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 1,08,000 तक का मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट है। आई रिपीट, 1,08,000 तक का मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट है। तो उसका मतलब ये है कि सर बेचारे को मिली कितना रहा है? 60,000। तो उसका मतलब ये है कि कुछ भी अमाउंट इसकी इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। आई रिपीट, क्यों? क्योंकि 60,000 को मेडिकल अलाउंस मिला, हालांकि एग्जामेशन कहाँ तक की है? 1,08,000 की मिल एग्जामेशन है। तो उसका मतलब ये है कि इसकी टैक्सेबल इनकम में कोई भी अमाउंट इंक्लूड नहीं की जाएगी, उसको हम लिख देंगे एग्जाम्प्ट। और यहाँ पर हम लिख देंगे दैट इज जो मेडिकल अलाउंस उसको मिल रहा है। कितना मेडिकल अलाउंस मिल रहा है? 60,000, क्योंकि इसका बेनिफिट तो है, इसको इनकम तो मिल रही है ना। यानी कि मेडिकल अलाउंस 60,000 मिल रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है कि टैक्सेबल इनकम के मुताबिक वो एग्जाम्प्ट है, तो उसको हमने एग्जाम कंसिडर कर दिया, यानी कि टैक्सेबल इनकम में हम लिख देंगे एग्जाम, जीरो मत लिखिएगा, इसको हम लिखेंगे एग्जाम। अच्छा आगे चलते हैं जरा। और प्रोविजन क्या है हमारे पास? इसके अंदर प्रोविजन था, उसको अंडरलाइन हमने कर दी। और इसी तरीके से इंटरेस्ट फ्री लोन में भी प्रोविजन था, उसको भी हमने अंडरलाइन कर दी। चले अब आते हैं जरा मेडिकल अलाउंस के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास प्रोविजन। चले इसके बाद आ रहा है एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड अ टीवी विद अ कॉस्ट ऑफ 90,000 और 10% डेप्रिसिएशन मेथड है। तो हमने प्रोविजन देखा था कि अगर आपको यहाँ पे टीवी फ्रिज वगैरह दिया जा रहा है तो उसका कितना अमाउंट टैक्सेबल इनकम इंक्लूड करेंगे? जो उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा। टीवी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कितना कितने का टीवी था आपके पास? 90,000 का। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो दैट अमाउंट विल बी इंक्लूडेड। 90,000 मल्टीप्लाई बाय, तो 9,000 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और इसको टीवी कितने का मिल रहा है? 90,000 का, तो ये इसकी टोटल इनकम में आ जाएगी। यानी कि इसको टीवी मिल रहा है कितने का? 90,000 का, तो उसको बेनिफिट कितना मिला? 90,000 का मिला। अच्छा एक सवाल शायद आपके जहन में आ सकता है कि सर हमने इंटरेस्ट फ्री लोन के अंदर फिर क्यों नहीं लिया?
जब हम यहाँ पे ड्राइवर की सैलरी ले रहे हैं, यूटिलिटी देखिए, इंटरेस्ट फ्री लोन के अंदर कुछ मिल नहीं रहा है ना, कोई इन्फ्लो नहीं है आपके पास। यहाँ पर तो इन्फ्लो है ना, सैलरी यानी कि ड्राइवर आपको मिल रहा है, कोई ना कोई बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा कोई फिजिकल बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए हमने इंटरेस्ट फ्री लोन के अंदर टोटल इनकम अमाउंट 0 रखी थी इसके अंदर। चलो खैर, इसके अलावा और कोई अमाउंट और कोई चीज़ नहीं सर, और कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। तो अब फाइनली हम करेंगे क्या, यानी कि इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास जो है वो कितना आ रहा है देखते हैं। 17,20,000 और इसका कितना आ रहा है 16,29,000। ये क्या आ गया, दैट इज टोटल एंड टैक्सेबल इनकम, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी मेरे पास यहाँ पे फिलहाल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं, अगर होता तो मैं इसी को यहाँ पर नीचे कंटिन्यू करता, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पर एज सच कोई गिविंग नहीं है। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन परफॉर्म किया हमने, और चलिए यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। तो अब इंशाल्लाह इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बाकी इनकम को भी इंक्लूड किया गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है, मिस्टर पिंटू इज वर्किंग एज एन ऑफिसर इन अ कंपनी, स्पेस स्केल दे दिया उसका। ही फर्निश द फॉलोइंग। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर जो पॉइंट आउट करना है कि कौन सा हमारे पास यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में है, कौन सा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नंबर वन, सबसे पहला बेसिक सैलरी, ये क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी है। बोनस इनकम फ्रॉम सैलरी है। लीव इनकैशमेंट इनकम फ्रॉम सैलरी, लिखते चले जाएंगे। ही वॉज प्रोवाइडेड रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर, इनकम फ्रॉम सैलरी। करना क्या वो हम बाद में देखते हैं। रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ये क्या, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या है सर, ये आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मेडिकल रीइंबर्समेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम फ्रॉम सैलरी। कंपनी प्रोवाइडेड अ कार, इनकम फ्रॉम सैलरी। और इसी तरीके से कैश प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, ये क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपके पास कंसिडर की जाएगी। यहाँ तक बात समझ आती है इसके अंदर। तो उसका मतलब ये कि सबसे पहला काम आपने पेपर के अंदर भी क्या करना है, हाईलाइट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इनकम कहाँ पर आएगी। चले अब आए जरा इसके अंदर हम उसको फिलअप करेंगे। सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी ले लेते हैं, जहां जहां इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज करेंगे। बेसिक सैलरी कहाँ पर आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आएगा। इसका मतलब बेसिक सैलरी आपके पास आ जाएगा कितना, बेसिक सैलरी आपके पास है कितना, दैट इज 20,000 पर मंथ। तो 20,000 वर्किंग जरूर करके दिखाएंगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिक सैलरी आपके पास आएगी कितनी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास आ गया 2,40,000। चलें, फिर इसके बाद बोनस इक्वल टू 2 मंथ बेसिक सैलरी। बोनस आपके पास है, बोनस कितना है, बोनस है 20,000 पर मंथ की है, डिवाइडेड बाय 30, तो आपको एक दिन की सैलरी पता चल जाएगी। एंड देन फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ, यानी कि आपके पास एक महीने की सैलरी की, या डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। 20,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय हम 2 कर देते हैं। चल, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक महीने की 20,000 है तो 2 महीने की कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी, ऐसे ही। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 40,000। तो ये बोनस हो गया हमारे पास। आगे चलते जरा, फिर क्या कह रहा है, लीव इनकैशमेंट है 15 डेज। लीव इनकैशमेंट दे रहा है 15। लीव इनकैशमेंट क्या होता है कि अगर आप जो है वो छुट्टी ना करें तो आपको उसके पैसे मिल जाते हैं, आपको कुछ हॉलीडेज अलाउड होती हैं, अगर आप ना करें तो उसकी अमाउंट आपको पे कर दी जाएगी। तो लीव इनकैशमेंट आपके पास, लीव लीव इनकैशमेंट है आपके पास, और कितना है, कह रहा है 15 डेज, 15 डेज का। तो 15 डेज का मतलब क्या है कि 20,000 डिवाइडेड बाय 30, एक दिन की आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 20,000 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 15, कितना आ गया, 10,000। चल इसके बाद आपके पास क्या रहा है, लीव इनकैशमेंट।
ही वॉज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ही वॉज एंटाइटल्ड टू एकोमोडेशन अलाउंस, एकोमोडेशन कितना है 15,000 पर मंथ इफ दिस एकोमोडेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम। यानी कि अगर ये यानी कि आपके पास एकोमोडेशन की सर्विसेज दे रहा है, रहने के लिए घर दिया हुआ है, लेकिन अगर ये एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करता तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कितनी थी 15,000 पर मंथ, यानी कि 15,000 रुपए पर मंथ जो है वो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन रहती। और हाउस एकोमोडेशन से रिलेटेड आपने प्रोविजन याद करना है क्या था, हाउस एकोमोडेशन के अंदर प्रोविजन ये था, ये कि अगर आपके पास कोई अकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी तो आपने दो चीजों को कंपेयर करना है, फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना है विद 45% ऑफ एमटीएस। इसका मतलब ये है कि हाउस एकोमोडेशन का प्रोविजन है और मुझे यहाँ पर डेफिनेटली वर्किंग भी करनी पड़ेगी। हाउस एकोमोडेशन, चले आए जरा देखते हैं हाउस एकोमोडेशन के अंदर मेरे पास क्या क्या रहा है। सबसे पहले मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन देखना है कितना है, और जो कि मेरे पास कितना आ रहा है सर, जो मेरे पास आ रहा है 15,000, कितना आ रहा है वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन इज 25,000 था, 15,000 पर मंथ, 15,000 मल्टीप्लाई बाय पर मंथ दैट इज 12, और ये आपके पास हो जाएगा कितना 1,50,000 और 180 आई गेस, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 180 बिल्कुल 180 हो गया आपके पास। तो उसका मतलब ये है कि ये आपके पास कितना हो गया 1,80,000। अब मुझे इसको कंपेयर करना है किससे, 45% ऑफ एम टी एस, 45% ऑफ एम टी एस। अब एम टी एस कितना है सर, एम टी एस मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एम टी एस कितना है मेरे पास, एम टी एस मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये रहा 20,000, ऐसे ही ये एम टी एस है मेरे पास। अगर एम टी एस नहीं होता तो बेसिक सैलरी ले लेता मैं, बात समझ इसके अंदर। अभी एम टी एस मेरे पास गिवन है कितना है 20,000 पर मंथ, और ये पर मंथ है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, और पूरे साल का आगे अब मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट 45%, मल्टीप्लाई बाय कितना 45%, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी, और जो भी अमाउंट आएगी उसमें जो हायर होगी वो हम ले लेंगे। तो आए जरा देखते हैं कि कितनी अमाउंट आ रही है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 45%, तो ये आपके पास कितना आ गया दैट इज 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 45, 1,08,000, ये कितना आ गया आपके पास 1,08,000। तो उसका मतलब ये है कि विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है 180 या 180, सो 1,80,000 हायर है, तो उसका मतलब 1,80,000 विल बिकम द पार्ट ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। आई रिपीट, यानी कि आपके पास यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन जो है वो कितनी 1,80,000, 1,80,000 है, और 45% ऑफ एमटीएस कितना है 1,08,000, विच एवर इज हायर, हायर कौन सा 1,80,000, तो 180 टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगा। और याद रहे हायर ऑफ कुछ भी हो लेकिन टोटल इनकम के अंदर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन ही आएगी। आई रिपीट, टोटल इनकम के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन ही आएगी, चाहे यहाँ पे टैक्सेबल इनकम में कोई और अमाउंट आती, यानी कि अगर हायर ऑफ 45% ऑफ एमटीएस होता तो वो ले लेते हैं हम टैक्सेबल इनकम में, लेकिन टोटल इनकम के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन आएगी। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय को ये घर यानी कि जो बेनिफिट है वो तो नहीं मिल रहा है ना। अब टैक्स वाला कुछ भी कहता रहे कि वो हायर वायर लो, लेकिन मेरे पास जो बेनिफिट मिल रहा है टोटल इनकम के अंदर वही अमाउंट आएगी, दैट इज 1,80,000। अभी हमारे पास दोनों चीजें इत्तेफाक से सेम हो गई, हो सकता है कि दोनों अमाउंट डिफरेंट हो। चले इसके बाद आते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन के बाद और कौन सा प्रोविजन है हमारे पास, कह रहा है रेंट रिसीव फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, और इसके अलावा और कोई इनकम फ्रॉम सैलरी है, यस सर, मेडिकल रीइंबर्समेंट, और क्या करें अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एक बात हमने देखी थी कि अगर आपको कोई मेडिकल रीइंबर्समेंट मिल रहा है और इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एंड दैट अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, पूरा एग्जेम्प्ट है, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, तो मेडिकल रीइंबर्समेंट, मेडिकल रीइंबर्समेंट कितना मिल रहा है आपको टोटल इनकम में, लिख देंगे इसको हम 1,00,000 मिल रहा है, ये मिल रहा है बेनिफिट तो है, लेकिन टैक्स वाला कहता है कि ये मेरे नजदीक क्या है एग्जाम्प्ट है, तो उसका मतलब हम उसको यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम्प्ट, जीरो मत लिखिएगा, एग्जाम्प्ट का वर्ड यूज कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो मैंने इनकम छोड़ दी है वो सैलरी के वो प्रॉपर्टी में या अदर सोर्सेज में जाएंगी। कंपनी प्रोवाइडेड अ कार फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट ऑफ द कार इज 18 लाख, यानी कि मोटर कार की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो मोटर कार, अच्छा मोटर कार कितने की आपको मिल रही है, मोटर कार 18 लाख की मिल रही है, तो क्या ये 18 लाख पूरे जाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, नहीं, इसका कितना परसेंट आएगा, प्राइवेट यूज है यानी कि ज्यादा खुशी है, तो उसका मतलब ये है कि 10% आपके पास यहाँ पर जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। तो 18 लाख
टोटल इनकम में तो पूरे आएंगे, लेकिन टैक्सेबल इनकम के अंदर 18 लाख का 10% आएगा। 18 लाख का 10%, दैट इज 1,80,000। तो ये हमने मोटर कार का बता दिया। और कोई हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं, और कोई इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल एंड टैक्सेबल फ्रॉम, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका टोटल कर लेते हैं जरा, और इसी तरीके से टैक्सेबल इनकम का भी टोटल हमने कर लिया। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर? तो ये हमने क्या कर लिया, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लिया। ये क्या है, ये ए हमारे पास आ गया, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी। अब क्या करना है सर, अब बी यहाँ पर आएगा। बी क्या है हमारे पास, बी है इनकम। सर इसी पेज से, यहीं से स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल, अगर आपके पास पेज खत्म हो गया है, तो डेफिनेटली आप पेज टर्न कर लेंगे, अदरवाइज ये यहीं से स्टार्ट होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यही आएगा, टोटल इनकम, और यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब आए जरा देखते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास कह रहा है कि रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी 20,000 पर मंथ। अगेन एनुअल बेसिस के ऊपर काम करना है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रेंटल इनकम। कितना अमाउंट है, 20,000 पर मंथ। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2,40,000 ये आपके पास यहाँ पर आ गया। इसके अलावा और कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो आपके पास यहाँ पर गिवन हो? और कोई आपके पास यहाँ पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो यहाँ पर गिवन हो उसके अंदर एज सच इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और कोई हमारे पास यहाँ पर नहीं है। और क्या हो सकती थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह हो सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कितना आ जाएगा, 2,40,000, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2,40,000। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर बी भी कर लिया। अब इसके बाद सी पे आते हैं। सी हमारे पास क्या है, सी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो ऐसा देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमारे पास क्या था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर डिविडेंड इनकम है 1 लाख। डिविडेंड इनकम कितनी है, 1 लाख। 1 लाख है आपके पास डिविडेंड इनकम। और इसके अलावा क्या है, और इसके अलावा डिविडेंड इनकम के अलावा इंटरेस्ट इनकम है 4 लाख। इंटरेस्ट इनकम है क्या, 4 लाख। और इसके अलावा और कोई जी बिल्कुल, एक और भी हमारे पास, दैट इज दी कैश प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड 5 लाख। कैश प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड। कैश प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड कितना है हमारे पास, दैट इज 5 लाख। 5 लाख कैसे रहेगा सर, वो जो परसेंटेजेस ऊपर हैंड आउट में दी हुई थी, वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की, वो इंशाल्लाह आगे चल के भी देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा और कोई मेरे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पर फिलहाल गिवन नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। टोटल एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये कितना है आपके पास, टोटल कर लेते हैं 1 मिलियन, और ये भी कितना है, 1 मिलियन है आपके पास। तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट भी आ गया, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलें, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अंदर कंप्लीट कर लिया। और अच्छा, एक चीज के अंदर ये हेडिंग बार बार डालने की जरूरत नहीं है, ऊपर दली भी है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप जा रहे होंगे तो फिर डाल दीजिएगा टोटल एंड टैक्सेबल इनकम, अदरवाइज ये कंटिन्यूस में ही रहेगा पूरा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद फाइनली करना क्या है सर, इसके बाद अब फाइनली करना ये है कि, एक सेकंड में थोड़ी सी इसकी,
चले, इसका ये हमने सारा इसके अंदर कर लिया। और अब हम करना क्या है, ये करने के बाद ये जब टेबल कंप्लीट हो गया पूरा, अब नीचे यहाँ पे लिखूंगा टोटल, यानी कि इसी का पार्ट बनेगा नीचे टेबल खत्म करने के बाद, टोटल टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है ये, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी के अंदर हमारे पास क्या कितना आ रहा है, यानी कि टैक्सेबल इनकम का टोटल कर रहे हैं हम। टैक्सेबल इनकम मतलब यानी कि इसका, तो ये आपके 6,50,000, या 6,50,000 प्लस 2,40,000, 6,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1 million। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और तीनों को प्लस करके लिख देते हैं। 18,90,000। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है, इस रिक्वायरमेंट का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कि जब वो आपसे कह रहा है कि कंप्यूट दी टोटल एंड टैक्सेबल इनकम, तो टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। और टैक्सेबल इनकम का टोटल आपके पास कितना आ गया, 18,90,000 आपके पास यहाँ पर टैक्सेबल इनकम का आंसर आ गया, यानी कि टोटल टैक्सेबल इनकम आपके पास यहाँ पर आ गया। ये ए रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। नॉर्मली इसमें दो रिक्वायरमेंट आ सकती है, एक होता है टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट कर ली। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। तो अब हम इंशाल्लाह टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। इसी क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते हैं, ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे टैक्स लायबिलिटीज की कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों इनकम यहाँ पर आ रही है। तो हम यहाँ पे इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंक्लूड भी कर दे रहा हूँ बल्कि। तो आप भी अपने पास इंक्लूड कर लीजिएगा। दैट इज, इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट करने जा रहे हैं, वो क्या है, दैट इज दी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो अब इसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। सर टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या तरीका होगा उसका, जरा देखते हैं इसके अंदर। ये पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे, बिल्कुल फ्रेश पेज पे जाएंगे आप। और फ्रेश पेज पे जाने के बाद यही सारी हेडिंग फिर से आपने कॉपी करनी है। और लेट से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बिल्कुल। ये मेरा फ्रेश पेज हो गया एक तरह से। और मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो है वो सारी हेडिंग मैंने एज इट इज कॉपी कर दी इसके अंदर। कहाँ की, झूठ बोल रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर आ गया बिल्कुल फ्रेश पेज पे। और यहाँ पर मैंने जो है वो कॉपी कर दी सारी हेडिंग्स एज इट इज। और अच्छा, सारी हेडिंग्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी इसके अंदर। अब बस सिर्फ एक चीज के अंदर चेंज करूंगा, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसको टैक्स लायबिलिटी भी कह सकते हैं, टैक्स पेबल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेज वही हेडिंग्स आपने नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल फ्रेश पेज पे जाएंगे, और इस तरीके से आपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। मतलब ये फॉर्मेट आपने बना दिया। अब इसके अंदर नॉर्मली टेबल वेबल नहीं बनेगा, पूरी हम वर्किंग करेंगे नॉर्मली जिस तरीके से हम वर्किंग वगैरह करते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, उस तरीके से हम यहाँ पे पूरी वर्किंग शो करेंगे। अच्छा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो यही होगा, यानी कि जो आपने वहां पर किया था दैट इज टोटल, जो आपके पहली रिक्वायरमेंट का एंडिंग है वो उसका स्टार्टिंग है, टोटल टैक्सेबल इनकम। दैट इज जैसा आपने कैलकुलेट किया था ए प्लस बी प्लस सी, तो वो आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। कितनी अमाउंट आ रही थी टोटल टैक्सेबल इनकम हमारे पास, दैट वाज 18,90,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज टोटल टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ गया कितना, 18,90,000। अच्छा, अब एक दो चीजें मैं थोड़ी सी आपको समझाऊं पहले तो। सर ये जो मेरे पास टोटल टैक्सेबल इनकम है ना, ये इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें थोड़ी सी गाइड करूँ जरा। देखिए मेरे पास यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर टैक्स का रेट होता है। टैक्स का रेट क्या मतलब होता है, यानी कि आपने टैक्स रेट अप्लाई करने होते हैं। टैक्स रेट अप्लाई करने का मतलब ये है
कि आपकी जो भी इनकम है उस इनकम के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनकम टैक्स वाला जो है वो आपकी बताई हुई इनकम को मानता नहीं है, वो आपकी बताई हुई इनकम को कंसिडर नहीं करता, वो अपने पार्ट से इनकम कैलकुलेट करवाता है। और जब वो अपने पार्ट से इनकम कैलकुलेट करवा रहा है तो उसको नॉर्मली हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। क्या कहते हैं उसको हम? टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब ये है कि अब मुझे जो टैक्स रेट अप्लाई करना है ना, वो अपनी टोटल इनकम पे नहीं करना, बल्कि किस पे करना है? टैक्सेबल इनकम के ऊपर अप्लाई करना है। तो अब किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या तरीका होगा उसका, तो उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक चीज बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पर जब टैक्सेबल इनकम के ऊपर मुझे जब टैक्स रेट अप्लाई करना है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर जब मुझे टैक्स रेट अप्लाई करना है, तो मेरे पास इनकम टैक्स के अंदर यहाँ पर कहलाते हैं, एक कहलाता है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। मैंने फिर से वर्ड यूज करता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, यानी कि मेरे पास एक टर्म यूज की जाती है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये अपने पास नोट कर लीजिएगा प्लीज, कहीं पे भी रजिस्टर वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या है? सर पहले तो बता देता हूँ, 5 तरह की इनकम जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कहलाती है। नंबर 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो या फॉरफिटेड अमाउंट हो। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा आपके पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आपके पास क्या है? दैट इज द डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम। तीसरा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है आपके पास, दैट इज रेफल, जिसको नॉर्मली लॉटरी भी कह सकते हैं। रेफल, लॉटरी। चौथा जो आपके पास है दैट इज प्राइज ऑन प्राइस बॉन्ड। प्राइज ऑन प्राइस बॉन्ड। और पांचवा जो आपके पास है दैट इज क्रॉस वर्ड पजल। क्रॉस वर्ड पजल। ये 5 तरह की इनकम ऐसी है जो मिक्स है। एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, बाकी डिविडेंड इनकम, अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, यानी कि बाकी ये 4 जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की है, और एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ये जो 5 तरह की इनकम है ना, ये कहलाती है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मतलब क्या है? सर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का नॉर्मली मतलब ये होता है कि सेपरेट टैक्स रेट्स आर अप्लाइड। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि सेपरेट टैक्स रेट्स आर अप्लाइड। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर इन तमाम इनकम के लिए, 5 तरह की जो इनकम है, इन तमाम इनकम के लिए अलग से टैक्स रेट बताए गए। तो उसका मतलब ये है कि जब मैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो बाकी सारी इनकम के ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगेगा, आई यूज द वर्ड स्टैंडर्ड रेट लगेगा, और इन 5 तरह की इनकम के लिए अलग से मुझे टैक्स रेट बताए गए हैं। तो इनके ऊपर जब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो इनके ऊपर रेट अलग लगेगा। सर इनका टैक्स रेट क्या है, इनका टैक्स रेट कहाँ पर है? तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो टैक्स रेट है उसके लिए अलग से टेबल बनाया गया है। उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग से टेबल दिया है। जबकि डिविडेंड इनकम का टैक्स रेट कितना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिविडेंड इनकम का टैक्स रेट कितना है, जो मैंने लाइंस यहाँ पर ओमिट की थी, जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए डिविडेंड, डिविडेंड का टैक्स रेट कितना है? 12.5% फॉर फाइलर एंड 20% फॉर नॉन फाइलर। ये 20% क्या है, ये अभी फिलहाल कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होगा। नॉन फाइलर वो होते हैं जो टैक्स नहीं भरते, जो टैक्स नहीं फाइल करते, जो टैक्स पे नहीं करते, उनको नॉन फाइलर कहा जाता है। अभी हम फिलहाल अगर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट शोज ये फाइलर है। तो उसका मतलब आप याद रखिएगा कि डिविडेंड का टैक्स रेट कितना है? 12.5%। ये याद रखना है आपने। तो उसका मतलब ये है कि डिविडेंड का टैक्स रेट कितना है? 12.5%। ये अलग से दिया हुआ है। लॉटरी का टैक्स रेट कितना है वो भी यहीं पे दिया हुआ है, यानी कि लॉटरी का टैक्स रेट है दैट इज 20%। 20% टैक्स रेट है। तो लॉटरी का टैक्स रेट कितना है? 20%। ये अलग से दिया हुआ है। प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड का टैक्स रेट कितना है? प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड का 10% है। प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड का टैक्स रेट कितना है? 10% है। और इसी तरीके से क्रॉस वर्ड पजल का जो आपके पास यहाँ पर टैक्स रेट है दैट इज 15%। ये कितना है आपके पास? 15% है। तो ये टैक्स रेट आपके पास अलग से दिए हुए हैं। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स रेट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स रेट आपके पास यार स्लैब जो है, टेबल जो है वो टेबल ये रहा, ये देख, स्लैब रेट फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये छोटा सा जो टेबल है ये किसके लिए? ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स रेट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ये कैसे अप्लाई करने, क्या है वो सब सीखेंगे अभी हम इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये आपके पास क्या है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, यानी कि इनके टैक्स रेट अलग से। इसके अलावा जो बाकी इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आ रही है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही अगर जो दूसरी इनकम आ रही है, उन सब के ऊपर कहाँ कौन सा टैक्स रेट लगेगा? तो उनके ऊपर ये टैक्स रेट लगेगी। जो बड़ा वाला टेबल है ना, ये कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन ये टैक्स रेट क्या है, ये टैक्स टेबल जो है, ये स्लैब रेट जो है, दीज आर स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है। बाकी जो 5 तरह की इनकम है उनके ऊपर अलग अलग टैक्स रेट अप्लाई हो रहे हैं। तो अब सबसे पहला काम आपने करना क्या है? सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना है,
वो ये कि मेरे पास जो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम आ रही है, मेरे पास जो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम जो आ रही है, मुझे इसमें से करना क्या है, मुझे इसमें से सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को रिमूव करना है। क्यों रिमूव कर रहा हूँ सर? इसलिए क्योंकि इनके ऊपर टैक्स रेट अलग है, इनके ऊपर तो टैक्स रेट अलग है। मैं अगर बहुत आसान काम हो जाता कि मुझे अगर वो नहीं दिया होता सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो मैं क्या करता, मैं इसी 18,19,000 के ऊपर क्या करता, परसेंटेज लगाता और मेरा इनकम टैक्स बाहर आ जाता। लेकिन चूंकि इसमें कुछ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी है, तो अब हम क्या करेंगे, उस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सर अगर नहीं भी तो ठीक है, तो नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। चले आए जरा मेरी कैलकुलेशन की वर्किंग में देखता हूँ। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 5 है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? यस सर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पूरी, चाहे उसमें रेंटल इनकम हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो या फोरफिटेड अमाउंट हो, तो सर मेरे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अमाउंट कितनी है? 2,40,000। तो इसका मतलब ये है कि मैं सबसे पहले करूंगा क्या, मैं इसमें से 2,40,000 यानी कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना है? 2,40,000। ये 2,40,000 में इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। चले इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या रहा, और कोई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है? चेक करते हैं जरा। और क्या हो सकता है सर? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अलावा अदर सोर्सेज में होगा क्या? कैश प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड हो सकता है, रेफरल है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो डिविडेंड है। डिविडेंड इनकम मेरे पास कितना है? 1,00,000। तो डिविडेंड इनकम भी क्या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है? तो डिविडेंड इनकम कितना है? 1,00,000। याद रहे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है, डिविडेंड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। अगर मैंने कह दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसका मतलब ये है कि इनकम फ्रॉम सोर्सेज पूरा मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, लेकिन पूरा मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है, डिविडेंड है। और इसी तरीके से प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड है, क्रॉसवर्ड पजल है, ये मेरे पास क्या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। कैश प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड भी आ रहा है, कितना आ रहा है? 5,00,000। कैश प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड कितना आ रहा है? 5,00,000 आ रहा है। कैश प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड कितना आ रहा है? 5,00,000। तो ये भी हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। और कोई नहीं सर, और कोई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है, तो एक काम करते हैं, टोटल कर लेते हैं कि अब मेरे पास टोटल कितना आ रहा है। तो जो मेरे पास अमाउंट थी, मेरे पास कितना बच गया? 10,50,000, यानी कि 18,90,000 थे, उसमें से सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ने क्या कर दी, माइनस कर दी। तो अब मेरे पास यहाँ पर टैक्सेबल इनकम आ गई। इसको क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा, एक चीज इसके अंदर और मैं चीज भूल गया। चल अभी फिलहाल मेरे पास वो चीजें नहीं है, तो अच्छा हो गया, ठीक है। एक इसके अंदर और चीज है, डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, ये मुझे माइनस करना होगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास ये चीज गिवन नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ 10,50,000 मेरे पास यहाँ पर आ गया सर, ये क्या आ गया? ये टोटल टैक्सेबल इनकम अदर देन, ये भी टैक्सेबल इनकम आ गई मेरे पास, लेकिन ये क्या है? टोटल टैक्सेबल इनकम अदर देन सेपरेट, लेकिन इसमें कौन नहीं है? इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है, ऐसा ही है, यानी कि अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो मेरे पास क्या आ गया, दैट इज टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई, लेकिन ये क्या है? अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, कितना? 10,50,000। अब मुझे करना क्या है सर, इस जो अदर सेपरेट यानी कि जो टोटल टैक्सेबल इनकम है अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इसके ऊपर अब मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ क्या, दैट इज टैक्स लाइबिलिटी। क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ? टैक्स लाइबिलिटी, जिसका मैं बहुत देर से इंतजार था। टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्सेबल इनकम अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ठीक है। अब मैं टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास सबसे पहली चीज, अब करना क्या सर, ये 10,50,000 है, अब मुझे करना क्या है सर, इस 10,50,000 को मुझे यहाँ पर इस टेबल के अंदर, जो बड़ा वाला टेबल है, इस टेबल के अंदर मुझे ढूंढना है। ये स्लैब्स बेसिकली कहलाते हैं, स्लैब रेट्स कहलाते हैं। सर मेरा स्लैब कहाँ पे फॉल कर रहा है, यानी कि मेरी टैक्सेबल इनकम अगर 6,00,000 यानी कि इससे ज्यादा नहीं है, तो मैं ये वाले स्लैब में फॉल करूंगा, स्लैब 1 में। और अगर मेरी इनकम जो है वो 6,00,000 से ज्यादा है लेकिन 12,00,000 से कम है, तो उसका मतलब मैं स्लैब 2 में फॉल करूंगा। तो उसके ऊपर टैक्स कितना देना पड़ेगा, वो यहाँ पर मुझे बताया गया। तो अब मैं देखता हूँ मेरी टैक्सेबल इनकम अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कितनी है, 10,50,000। इसका मतलब मैं स्लैब 2 में फॉल कर रहा हूँ, ऐसे ही ना। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6,00,000 बट डज नॉट एक्सीड 12,00,000, इसका मतलब मैं स्लैब 1 के अंदर जो है वो फॉल कर रहा हूँ। इसका मतलब सेकंड स्लैब के अंदर फॉल कर रहा है। हमारी इनकम जो है इस वक्त टैक्सेबल इनकम 10,50,000 आ रही है, इसका मतलब 12,00,000 से कम है।
तो उसका मतलब हमारे पास टैक्स रेट जो स्लैब रेट है वो 2 वाला अप्लाई होगा। टैक्स रेट इज 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 6 लाख। अच्छा, अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि आपने जो है वो कितना अमाउंट पे करना है, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख से ज्यादा की जो अमाउंट होगी उस पे आपने जो है वो 5% की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अ, एक और स्लैब देखते हैं जरा। अभी फिलहाल हम स्लैब 2 में फॉल करें, लेकिन स्लैब 2 देखते हैं। अब कह रहा है कि वेयर टैक्सेबल इनकम, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ज्यादा हो बट डज नॉट एक्सीड 18 लाख, 18 लाख से ज्यादा ना हो, तो उसका मतलब स्लैब 3 में फॉल करेंगे। अब उसमें क्या करें, रेट ऑफ टैक्स इज 30,000। ये 30,000 क्या, दैट इज फिक्स्ड। यानी कि स्लैब के अंदर नॉर्मली दो चीजें होती हैं, एक होता है फिक्स्ड अमाउंट और एक होती है परसेंटेज। अभी स्लैब 1 और 2 के अंदर, क्योंकि स्लैब हर साल चेंज होते हैं, तो इस साल स्लैब 1 और 2 के अंदर कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, सिर्फ परसेंटेज है। लेकिन इसके अलावा जितने भी स्लैब है उन सब पे कोई ना कोई फिक्स अमाउंट है। उन सब स्लैब के ऊपर फिक्स अमाउंट आपके पास गिवन है। इंशाल्लाह हम एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर अमाउंट। अच्छा, एक चीज सर क्या ये स्लैब हमें याद करने पड़ेंगे? तो देखिए, एग्जामिनर बाज़ औक़ात ये स्लैब प्रोवाइड कर देता है, बाज़ औक़ात प्रोवाइड नहीं करता। तो बेहतर है कि आप एक काम कर लें, सारे स्लैब याद करने की जरूरत नहीं है, 12 स्लैब है, इनमें से 5 या 6 शुरू की याद कर लें, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन की अमाउंट होगी वो डेफिनिटली 35 लाख से या 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी। यानी कि जो टोटल टैक्सेबल इनकम बन रहा होगा वो बहुत रेयर चांसेस है कि 50 लाख से ज्यादा हो। तो 5 से 6 स्लैब जो है शुरू के वो याद कर ले, इतना मुश्किल नहीं है स्लैब को याद करना। तो ये शुरू के 5 से 6 स्लैब याद कर ले, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। नॉर्मली एग्जामिनर टैक्सेबल इनकम ही पूछता है, और अगर टैक्स लायबिलिटी पूछता है तो नॉर्मली वो स्लैब रेट दे देता है, लेकिन रिस्की है थोड़ा सा, रिस्क ना ले। शुरू के 5 या 6 स्लैब जो है वो याद कर ले इसके अंदर। खैर, अभी हम देखते हैं जरा क्या टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। और टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होती है फिक्स अमाउंट। फिलहाल अभी हमारी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है तो हम जीरो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और एक है परसेंटेज। लेकिन जो परसेंटेज है वो कितना है, कह रहा है कि 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख परसेंटेज। तो 5% अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 6 लाख, तो कैसे निकालेंगे सर? उसके लिए फिर हम करेंगे कि 10,50,000, मुझे एक्सीड निकालना है ना, कि 6 लाख से ज्यादा है, तो 6 लाख से कितना ज्यादा है, तो 10,50,000 माइनस 6 लाख। ऐसे ही है ना, बात समझ आ रही मैंने क्या किया? यानी कि 6 लाख से ज्यादा कितना है, तो देख लेते हैं भाई, 10,50,000 टोटल है, और 6 लाख के ऊपर, तो 6 लाख के ऊपर कैसे पता चलेगा, 10,50,000 माइनस 6 लाख। इसके ऊपर जो भी माइनस, जो भी डिफरेंस आएगा उसके ऊपर कितना परसेंट, 5%। तो उसके ऊपर हम जो है वो 5% कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो ये मेरे पास इस तरीके से परसेंटेज आएगा। तो देखते जरा कितना है मेरे पास, 10,50,000 यानी कि माइनस 6 लाख, और जो भी अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसका कितना परसेंट, उसका 5%, उसका 5% कितना आ गया, 22,500। अच्छा, फिक्स अमाउंट कितना है, जीरो, यहाँ पे कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन परसेंटेज पे कितना है, 22,500। तो उसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया, इसका टोटल अगर कर लूँ तो कितना आ जाएगा, दैट इज टोटल मेरे पास आ जाएगा, दैट इज 22,500। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये 22,500 हमारे पास क्या है, ये मेरे पास आ गई, दैट इज दी टैक्स लाइबिलिटी। ये मैंने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली, टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन ये क्या है, अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है ये मेरे पास, ऐसा ही है। और उसको बेहतर है कि आप एक वर्ड भी दे दें, दैट इज अल्फाबेट दे दें, दैट इज ए। ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। अच्छा, ये टैक्स लायबिलिटी क्या कंप्लीट हो गई हमारी? नहीं सर, याद रहे हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम थी 18,90,000, जिसमें से हमने कुछ इनकम को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। क्यों? ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम थी, इनके टैक्स रेट डिफरेंट है। तो बाकी जो इनकम बच गई उसको हमने स्लैब रेट में लगा के चेक किया, तो उसके ऊपर टैक्स कितना बन गया, 22,500 का टैक्स बन गया। अब आते जरा, अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, दैट इज टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी फॉर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, इसकी अलग से आप कैलकुलेशन भी दिखा दें, क्योंकि बाद एग्जामिनर कहता है कि कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम अलग से एक हेडिंग बना देते हैं, ताकि अगर आपने यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट पूरा फॉलो करना है, और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी सब इसी में फुलफिल हो जाएगी। टैक्स लायबिलिटी फॉर सेपरेट block of income, tax liability for separate block of income, oh sorry, tax liability for income from property, for income from property।
प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब मुझे देखना है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अमाउंट कितनी है, 2,40,000। ऐसे ही इसके लिए टैक्स रेट कहाँ पर, इसके लिए अलग से टेबल बना हुआ है, इसके लिए अलग से स्लैब्स बने हुए हैं, ऐसे ही। तो यहाँ पर देखते हैं 2,40,000 है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो स्लैब वन में फॉल नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन क्या कह रहा है, वेयर द ग्रॉस अमाउंट एक्सीड्स दी रुपीज 2 लाख बट डज नॉट एक्सीड 6 लाख, यानी कि 2 लाख से ज्यादा है टैक्सेबल अमाउंट, लेकिन यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम जो है वो 2 लाख से ज्यादा है लेकिन 6 लाख से कम है, तो उसका मतलब स्लैब टू अगेन फॉल करेगा। इसका भी क्या है, इसके अंदर भी दो चीज होती है, एक फिक्स अमाउंट होता है, जैसे कि अभी पहले और दूसरे के अंदर कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे 20,000 प्लस, यानी कि 20,000 तो देना है, इसके अलावा परसेंटेज भी। यहाँ पर भी आपके पास फिक्स अमाउंट होती है, लेकिन स्लैब टू और स्लैब वन के अंदर कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, तो उसका मतलब ये है। और एक और चीज यहाँ पे लिख दीजिएगा, एस पर स्लैब, ये बात जो है आप यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, ठीक है, एज पर स्लैब, स्लैब के मुताबिक, ठीक है, एज पर स्लैब फिक्स अमाउंट इतनी है और परसेंटेज का टैक्स इतना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एज पर स्लैब। अच्छा, फिक्स अमाउंट कितनी है सर, यहाँ पर भी फिक्स अमाउंट हमारे पास क्या जीरो है, फिक्स अमाउंट कितनी है, जीरो है, लेकिन परसेंटेज की अमाउंट अगर मैं देखूँ तो क्या परसेंटेज है, यस सर बिल्कुल परसेंटेज है। परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कितना है देखते जरा इसके अंदर, तो क्या कह रहा है परसेंटेज के बारे में, कह रहा है 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख। तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है, यानी कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो कितनी है, 2,40,000, और कह रहा है 2,40,000 है, लेकिन कह रहा है 2,40,000 पे टैक्स नहीं करूंगा, बल्कि किस पे करूंगा, अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख, 2 लाख से जो ज्यादा होगी, तो 2 लाख से ज्यादा कितनी होगी, 40,000 होगी ऑब्वियसली। उसके ऊपर कितना परसेंटेज लगेगा, उसके ऊपर लगेगा 5%, तो 5% का अमाउंट देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो आपके पास कितना है, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 माइनस 2 लाख, और इसके ऊपर आपके पास यहाँ पर परसेंटेज लग जाएगा, जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर परसेंटेज लग जाएगा, कितना परसेंट, 5%। तो कितना गया, 2,000, ठीक है, यानी कि जो 40,000 है उसका 5% कितना हो गया, 2,000। इसके अलावा और कोई मेरे पास यहाँ पर नहीं, बस यही चीज इसके अंदर है आपके पास। लेकिन और कुछ अदर सोर्सेज बाकी, कुछ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बाकी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मैंने अलग से इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि यूजुअली वो करता ये कि वो आपसे पूछ लेता बाज़ औक़ात कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स कैलकुलेशन अलग से करके दिखाएं, तो ये आपने अलग से उसको इज्जत दे दी, इज्जत देने की बात है और कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टैक्स लाइबिलिटी फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऐसे ही है ना। और उसको आप नाम दे दें, दैट इज, यानी कि इसको आपने नाम दे दिया बी, इसको आपने नाम दे दिया दैट इज बी। तो ये आपके पास यहाँ पर बी आ गया इसके अंदर। अच्छा, इसी तरीके से टैक्स लायबिलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। अब क्या करना है, अब इसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी फॉर प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो प्राइस बॉन्ड की लायबिलिटी कितनी है सर, ये देख लेते हैं। प्राइस बॉन्ड कितना है हमारे पास, कैश प्राइस और प्राइस बॉन्ड कितना है, 5 लाख, और 5 लाख प्राइस बॉन्ड का टैक्स रेट कितना है, प्राइस बॉन्ड का टैक्स रेट कितना है, और प्राइस बॉन्ड का ये टैक्स रेट भी याद रखना है, 10% है। प्राइस बॉन्ड का टैक्स रेट कितना है, 10% है, तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ ब्रैकेट में ही दिखा देंगे कि 5 लाख है और उसका कितना परसेंट टैक्स रेट है, 10%। तो यहाँ पर बना देंगे 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, तो कितना आ गया, 50,000। तो ये आपके पास आएगा टैक्स लायबिलिटी फॉर प्राइस बॉन्ड, और उसके आगे आप लिख देंगे ब्रैकेट में सी। ये सी आपने लिख दिया, और ये आपके प्राइस बॉन्ड की टैक्स लायबिलिटी आ गई। और कोई रह गया सर, डिविडेंड रह गया। डिविडेंड का कितना है, 12.5% है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टैक्स लायबिलिटी फॉर डिविडेंड, टैक्स लायबिलिटी फॉर डिविडेंड। डिविडेंड का अमाउंट कितना है आपके पास, डिविडेंड का अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख, और इसका जो परसेंटेज है दैट इज 12.5%, 12.5% आपके पास है। और उसके आगे लिख देंगे हम दैट इज डी। सर ये क्यों लिखना है डी, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा आपको। तो कितना है आपके पास, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12.5%, तो ये आपके कितना आ गया, 12,500। अच्छा, और कोई रह गया,
नहीं सर, और कोई मेरे पास यहाँ पर नहीं है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, बस यही सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम थी। तो मैंने इन सब के अलग अलग टैक्स रेट कैलकुलेट, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे लिख दूंगा क्या, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा ही। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगी, ए कितना है मेरे पास 22,500 प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी मेरे पास कितनी बन गई, दैट इज 87,000। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी फिलहाल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ एक दो चीजें और भी हैं जो हमें देखनी है इसके अंदर, ये है यानी डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। कुछ ऐसी चीजें जो अपनी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट करते हैं। टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट करने का मतलब ये कि जो आपने जैसी टोटल टैक्सेबल इनकम निकाली 18,90,000, इसमें से हम दो चीजें माइनस कर देंगे, क्या, जकात और प्रॉफिट ऑन डेट फॉर हाउस फाइनेंस। यानी कि अगर कोई बंदे ने जकात वगैरह दिए और इसी के साथ साथ एक और भी चीज इंक्लूड कर लें, जकात, और इसके साथ एक चीज इंक्लूड और कर लें, दैट इज डोनेशन। नीचे दिया हुआ है, इसको ऊपर ले आता हूं। जकात हो या आपके पास अगर डोनेशन आ रही हो, तो ये आप क्या करेंगे, ये आप यहाँ पर टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर देंगे। एक क्वेश्चन इंशाल्लाह हम करेंगे, उसके अंदर ये चीजें आ रही होंगी, तो वो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम में से माइनस करेंगे। और इसके अलावा एक होता है टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट क्या है कि टैक्स लाइबिलिटी में से रिड्यूस होता है, यानी कि जो भी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई, इसमें से फिर हम क्या देते हैं, टैक्स क्रेडिट देते हैं। किसको देते हैं, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको 50% टैक्स लाइबिलिटी माफ है, और अगर कोई फुल टाइम टीचर है तो उसको 40% की टैक्स लाइबिलिटी माफ कर देंगे। खैर, वो आगे क्वेश्चन में आएगा तो उसको हम देख लेंगे। तो उसका मतलब ये है कि ये दो चीजें आपने अकाउंट फॉर करनी होती है, इसके अलावा और कोई चीज हमारे पास नहीं है। यानी कि टैक्सेबल इनकम में से जो माइनस होगा वो क्या है, ज़कात, डोनेशन है, या बैतुल माल में अगर आपने फंड जमा कराया है, ये है। और इसी तरीके से टैक्स क्रेडिट के अंदर यानी कि टैक्स लायबिलिटी में से क्या माइनस करेंगे, सर टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, या इसी तरीके से अगर कोई फुल टाइम टीचर है तो उसको जो है इतना रिडक्शन अब जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये दो अलग अलग रिक्वायरमेंट आती हैं आपके पास नॉर्मली, के एक होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और एक होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो ये दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आपके पास है, और इसकी आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह और भी क्वेश्चंस के हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसका फॉर्मेट इसी तरीके से, अच्छा ये फॉर्मेट जो है ये कोई फिक्स नहीं है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं जितनी ज्यादा हेडिंग डालना चाहें, और अगर कोई हेडिंग्स वगैरह इसके अंदर इंक्लूड करना चाहें तो ये आपके ऊपर है। ये एक मैंने फॉर्मेट इसका डिजाइन किया है जिससे थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए समझना थोड़ा सा आसान हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि इसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आप कर सकते हैं, मुझे प्रेजेंटेशन एक बार चेक करा दीजिएगा। बाकी आप इसको अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। और ये चीजें डील किस तरह से करना है, स्लैब किस तरह से पढ़ना है, मेरा असल ऑब्जेक्टिव ये कि ये आपको समझ में आ जाए। इंशाल्लाह इसके और भी क्वेश्चंस की एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।